ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯವಾಗಿರುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆ ಎದುರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 1 ದಶಕದಿಂದ ಭಾರತದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಕಲ್ಪಿತ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭುತ್ವವೊಂದು ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಕೃತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಕ್ಷಣ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮತ್ತು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಚಾರ್ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಮುದಾಯದ ನೋವು ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ಇದೇ 17/9/2023 ಸಾಚಾರ್ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಮುಜೀಬ್ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಇನ್ಸಾಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಇನ್ಸಾಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೈಸೂರು, ಶ್ರೀ ನೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಸ್ಥಳ ಫಾರೂಕಿಯಾ ಡಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜು ಉದಯಗಿರಿ ಮೈಸೂರು ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್ 21 ನೊಂದಿಗಿರಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೆಸಿ ಶೌಕತ್ ಪಾಷಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂಎಫ್ ಕಲೀಂ ಮತ್ತಿತರರ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. आज मैसूर में एक सेमिनार बुलाया गया है ये चर्चा करने के लिए कि भारत में मुस्लिम समाज के क्या हालात हैं. आज मुस्लिम समाज 2 बोझ उठाए हुए है. एक ये कि जो संघ परिवार है और उसके ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बीजेपी है, ये कैंपेन कर रहा है कि भारत की जो भी तरक्की हो रही है इसका ज़्यादातर हिस्सा मुसलमानों को मिल रहा है. और दूसरा कैंपेन ये हो रहा है कि सारा मुस्लिम समाज एक एंटी नेशनल समाज है. तो हम इन बातों पे आज मैसूर में जमा हुए हैं चर्चा करने के लिए और एक कैंपेन काउंटर कैंपेन शुरू करने के लिए. हमने देखा कि 1983 में डॉक्टर सिंह की एक कमेटी बनी थी जो मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ के जो हालात हैं इस समय भारत में उन पे गौर करने के लिए. उस कमेटी ने भी ये कहा था कि मुस्लिम समाज बहुत पिछड़ा हुआ है समाजी हालात से, तालीम से और दूसरे बहुत सारे चीज़ों से. और उसके बाद जब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई और मनमोहन की सरकार को लेफ्ट ने प्रेशराइज किया कि जो मुस्लिम समाज के खिलाफ जो कैंपेन चल रहा है इस कैंपेन को मीट करने के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए. तो फिर सचार कमेटी आई और सचार कमेटी ने 2006 में एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के तहत ये साबित होता है कि मुस्लिम समाज आज दलितों से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है. जहाँ तक आप तालीम का सवाल है से साचार कमेटी ने कहा कि भारत में सिर्फ 3% मुसलमान ही ग्रेजुएट हैं जबकि जो अपर कास्ट हिंदूज हैं वहाँ के 20% जो लोग हैं वो ग्रेजुएट्स हैं. और जो मुस्लिम का जो एनरोलमेंट हो रहा है स्कूल में वो भारत के एवरेज से बहुत कम है. और दूसरी बात सचार कमेटी ने ये कही कि जहाँ तक सरकारी नौकरियों का सवाल है मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से वो नहीं दिया जा रहा है. और सचार कमेटी ने ये कहा कि सारे मुस्लिम समाज के जो इस समय 14% उनकी पॉपुलेशन है सिर्फ 3% ही लोग हैं जो IAS में हैं, 1.8% हैं जो IFS में हैं और जो दूसरे सरकारी कारखानों में है वो सिर्फ 5% है. और उसके बाद
एक जो कैंपेन चल रहा है कि हर मुसलमान एक टेररिस्ट है, हर मुसलमान एक एंटी नेशनल है, इसके खिलाफ भी एक मुहिम चलानी चाहिए। और आज के जो हालात हैं, अभी अब कर्नाटका में हम देख रहे हैं कि एक स्कूल में एक टीचर ने, बच्चा जब एक सवाल पूछता है तो उससे कहती है कि आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। और एक स्कूल में जो यूपी में है, वहां पे एक मुसलमान बच्चे को हिंदू बच्चों से पिटाई होती है। तो आप ये नफरत की बीज बो रहे हो। अगर आप भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को छोड़कर भारत की तरक्की चाहते हो तो ये हो नहीं सकता। इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम ये सेमिनार करेंगे। हम आज जो मुस्लिम समाज के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे और एक एजिटेशन बनाएंगे। मैसूर में हमने अभी कोई कमेटी नहीं बनाई। बैंगलोर में हमने एक इंसाफ एक कमेटी बनाई है और ये तकरीबन 5 साल से काम कर रही है। हमने पहला ऐसा सेमिनार मैंगलोर में किया था जहां 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और उसके बाद वहां के जो सारे रेजोल्यूशंस थे उस समय के चीफ मिनिस्टर SR बोम्मई को दिया था। अभी जब इलेक्शन हुआ, सिद्धरामैया कांग्रेस गवर्नमेंट आई, तो हमने चीफ मिनिस्टर से भेंट की और उनको भी एक रेजोल्यूशन दिया कि जब आप बजट बनाओगे तो कर्नाटका में जो 12% मुस्लिम आबादी है उसको बजट का 12% हिस्सा उसको मिलना चाहिए। तो ये काम इंसाफ कर रही है। मेरा नाम अमानुल्लाह खान है, मैं इंसाफ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। ಅದೇ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ, ಅದೇ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅವಮಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರೇ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಂದು ಕೂಡಲೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದುಷ್ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಏನು 7 ದಶಕಗಳಾಯಿತು, ಈ 7 ದಶಕಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ಆಪಾದನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಪೀಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿರುವಂಥ ವಾಸ್ತವವಾದಂಥ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಈ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಶಃ 85% ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 25% ಜನ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಲೇಬರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದಂಥ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಶ್ರಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತಾರತಮ್ಯ ಏನಿದೆ, ಸುಮಾರು 80% ಇರುವಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಶ್ರಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಸಂದಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಈ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತಾರತಮ್ಯ ಏನಿದೆ, ಈ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಶ್ರಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಟ್ವೈನ್ಡ್, ಬೋತ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಎಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಜುಡಿಷರಿ, ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತಿರುವಂಥ ಸದ್ಯದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷದ ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸೋದು ಮತ್ತು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಧ್ರುವೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೋಮುಗಳನ್ನು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ,
ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಆಳುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳದು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುವಂಥ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕೋಮುವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವನೇ ಕೋಮುವಾದಾಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೂ ಫೀಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಒಂದು ಜಾತಿ ದೇಶವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಶೆ ಇದೇನೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ದೇಶ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ವಿಭಜನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನು ನಾವು ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡುವಂಥ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಯಾವ ಹೋರಾಟಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಹೋರಾಟ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವಾಗಿರಬಹುದು, ದಲಿತರು, ಶೋಷಿತರು, ದಮನಿತರು, ಯಾರೇ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಮಿತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಇವತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಸತಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ತಾರತಮ್ಯ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮರಶೀಲವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಕಟ್ಟಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2005 मार्च में रहमान खान जब सेंट्रल में लोकसभा के मेंबर थे, तो उस वक्त ये एक सच्चार कमेटी, राजेंद्र सच्चार बोलकर जो जस्टिस थे, उनके ज़रिए एक सर्वे कराया गया था. वह सर्वे होकर ये करीब 8-10 साल सर्वे होने के बाद में सर्वे की एक बुक निकली है. तकरीबन वो बुक इतनी मोटी है जिसमें कंपैरिजन्स किया गया है कि माइनॉरिटीज ओबीसीज जितने भी हैं, बैकवर्ड क्लास, उन सबको अगर हम कंपेयर करेंगे तो बिलखुसूस मुसलमानों की हालत क्या है, सोशियली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, हर तरह से जो है ये पूरी तरह पीछे हैं. यहाँ तक कि दे आर डाउन देन SC/ST कैटेगरीज. वो हद तक का आकर है, जिसे जो है एक स्पेशल कमेटी फॉर्म कर जो है इनको अपलिफ्ट करना बोलकर एक बराबर का एक रिकमेंडेशन आया. सर, इतने सालों से इस कमेटी में कुछ भी काम नहीं हुआ सर, अब तो एकदम से आपको करना पड़ेगा. नहीं, अब हालात जो थे उस वक्त के जो गवर्नमेंट थी, उसके बाद में जो प्लानिंग वगैरह कर उसे कुछ इम्प्लीमेंट करना बोलकर वहां पर जो है तफरीके शुरू हुए, अपोजिशन में वगैरह ऐसा करना, वो नहीं रख सकते, ऐसा कर सकते नहीं बोलकर. उसके बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद में जो है बिलखुसूस माइनॉरिटीज के लिए, वो भी मुसलमानों के लिए हालात क्या है आप सब जानते हैं. पहले ही वो लोग जो है जो रिजर्वेशन नॉर्मल 4% है उसी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो ना. तो ऐसी हालत में सच्चार कमेटी का रिपोर्ट कहाँ का ले लगा के इम्प्लीमेंट करती है ना, इन्होंने ना उसे पूरे तरीके से दबा कर खत्म करने का मामला रख के इसे कोल्ड स्टोरेज में डालकर छोड़ दिया है. अभी चूंकि सरकार कर्नाटक में बदली है, बिलखुसूस सेक्युलर और माइनॉरिटीज, ओबीसीज, बैकवर्ड क्लास के वास्ते में काम कर रही है. तो इनके जरिए और आइंदा जो हालात 2024 में आने वाले हैं वहां पर जो चेंजेस आते हैं, तो अभी से अगर हम लोग कुछ काम करना शुरू करेंगे तो अभी से जो है वो हालात जो फैक्ट है, फैक्ट एंड फिगर्स, सच्चार कमेटी का जो रिपोर्ट है इसको फिर से जागर कर ताज़ा कर उसके पॉइंट्स वगैरह डालकर और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को अगर हम रिप्रेजेंटेशंस देकर कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसमें कामयाबी होगी, जिसका ये मकसद है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन जमकर है, इसकी एक कोशिश जारी है. सर, अब प्रेजेंट स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट आ चुकी है, कहीं ना कहीं मुसलमान और दलितों पे जो हमला हो रहा है, जो दिने दिन कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है, ये सब क्या बीजेपी गवर्नमेंट होने की वजह से सेंट्रल में? यहाँ पर जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट रहने के बावजूद जो हालात गुजर रहे हैं, वो इसकी वजह क्या कर बोला तो कांग्रेस गवर्नमेंट को बदनाम करना, कांग्रेस गवर्नमेंट को बदनाम करना और कांग्रेस गवर्नमेंट को परेशान करना. तो इसी वजह से जो है उनको एक ब्लैक लिस्ट में लाने के लिए ये कोशिश हो रही है. लेकिन जहां जहां भी
ये एक्टिविटीज चल रहे हैं उस पर पूरी तरह कानूनी कार्रवाई जारी है और हर तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सर, रिपोर्ट के अनुसार जो है माइनॉरिटीज की वजह से आज कांग्रेस गवर्नमेंट रूलिंग में है करके बोल रही है। आने वाले दिनों में क्या सेंट्रल में भी कांग्रेस गवर्नमेंट आने का ये है क्या? इंशाल्लाह अभी ऑल इंडिया लेवल के ऊपर जो कोशिश चल रही है, जहां पर पूरे अपोजिशंस पूरे स्टेट्स से एक होकर इंडिया बोलकर बनाकर जो आगे बढ़ रहे हैं, इनकी एक कोशिश है कि किसी भी तरह जो है इस बार बीजेपी को हराकर इनको उतारें। थैंक यू सर। आज जो कमेटी फॉर्म करके आप एक प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, बहुत सारे लीडर से भी हमने बात की, उन्होंने अपनी अपनी ओपिनियन पेश की है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंसाफ को लेकर जो समाचार कमेटी 2005 का वर्डिक्ट जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उस ताल्लुक से लेकर जो है एक इंसाफ एक टीम बनाकर जो है कर्नाटका से पहल शुरू किया है और जिसका आज एक प्रोग्राम होने वाला है। देखिए, पिछले 18 साल हो गया समाचार कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट होकर, लेकिन अभी तक उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन से ठीक ठाक से होने का है, लेकिन ठीक से नहीं हुआ। उसके बाद 2005 से 2-3 गवर्नमेंट्स भी बदल चुके हैं, लेकिन मुसलमानों की हालत जैसे की वैसे, जैसे शौकत साहब बता रहे थे कि बैकवर्ड में भी बैकवर्ड था 2005 में, अब 2023 में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की क्या हालत है। तो इसलिए समाचार कमेटी को फिर से रीऑर्गेनाइज करो करके एक डिमांड है हमारा। और आने वाले इलेक्शंस में भी जो है बहुत क्रूशियल इलेक्शन है 2024 का ऑल ओवर इंडिया, इसका जो है फेसिंग और जिसका जो ऑब्जर्वेशन ऑल ओवर वर्ल्ड रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक डेमोक्रेसी का इलेक्शन होने वाला है। लेकिन मुसलमानों की हालत पीछे का पीछे है, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पैसा खर्च करने के बावजूद भी जो है एक बराबर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। यूपीए गवर्नमेंट जब थी उस वक्त आया था, लेकिन वो लास्ट लेग था उसका। उसके बाद आने के बाद तो मालूम है डीएनए गवर्नमेंट जो है इसमें भी बहुत सारी रुकावटें की और जितना भी बजट अलोकेटेड हुआ था फिर वापस जा चुका है गवर्नमेंट के लिए। हमारी यही मांग है कि मुसलमानों की मौजूदा हालत को लेकर जिस तरीके से 2005 में था, अब तो कई गुना बढ़ चुका है। तो वे इनिशिएट क्या है कि बोले तो इसको और दोबारा देखकर जो है मुसलमानों की हालत को जो है जल्द से जल्द अपलिफ्ट करने की मांग है हमारी। सर, आप कह रहे थे बजट के बारे में, जो भी बजट आता है उसका वापस जाने का रीजन क्या है? क्या कोई भी एक लीडर आवाज उठाने के लिए नहीं करता? देखिए, बजट कमेटी जो बनती है कॉन्स्टिट्यूट होती है, पार्लियामेंट में होती है, उनका कहना है कि 2007 और 8 में जो है अराउंड 500 करोड़ बजट एलोकेटेड हुआ था, लेकिन उसका पैसा फिर वापस जाने का एक रीजन है, क्योंकि सबसे पहले माइनॉरिटी को माइनॉरिटी नहीं समझते, दूसरे जितने भी कैस्ट हैं उनके बराबर समझते हैं। और उसके बावजूद जैसा कुछ रिजल्ट भी ऐसा है कि माइनॉरिटीज को ऐसी कुछ इल्म भी नहीं दिया गया, कोई इम्प्लीमेंटेशंस में ऐसा कोई एक उनको अपलिफ्ट करने के लिए कोई बताया नहीं गया रास्ता। इसके भी बहुत सारी कोताहियां हैं और इसलिए इस वजह से जो है पैसा वापस गया है। और 2008 और 9 का भी लेंगे तो 1000 करोड़ रुपीस का बजट हुआ, उसका भी यही कहना है कि ड्यू टू द लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पैसा वापस गया बोलते हैं। और दूसरा भी एक और क्या है बोले तो ये बजट में दूसरे जो हेड्स हैं उसको इस्तेमाल किया गया है। सर, आज जो भी मीटिंग कर रहे हैं इसका आउटकम क्या है? सर, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, ये एक आवाज है, एक इंसाफ की आवाज और कोशिश भी है। हम उम्मीद करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जो है ये आवाज जो पहल हो चुकी है मैसूर से, इसको जो है तक पार्लियामेंट तक पहुंचे और दूसरे रियासतों में भी जो है इसका आगाह करने की हमारी कोशिश। तो क्या इसको कंटिन्यू करेंगे सर? आप लास्ट टाइम भी ऐसा 2010 में शायद कुछ स्टॉप हुआ था, क्या उम्मीद है? क्या मुसलमान और दलित को इस कमेटी से एक उम्मीद रह सकती है? क्या इंसाफ मिल सकता है आप लोगों को? डेफिनेटली, देखिए, कोशिश करना हमारा काम है। इससे पहले भी कोशिश हो चुके हैं। मैसूर में भी एक बहुत बड़ा एक सेमिनार प्रोग्राम किया गया था मिलाद बाग में, अराउंड 5000 आदमियों से ज्यादा बड़े हुए थे। देखिए, होता क्या है जब माइनॉरिटीज की बात आती है तो ये माइनॉरिटीज के हुकूक को जो राइट्स हैं जब नहीं होते तो लोग क्या होते हैं अपने आप को पासमानदा समझना, अपने आप को वीकर समझना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। बार बार कोशिश करने से भी हम लोग वीक सेक्शन है बोल के क्या करते हैं, माइनॉरिटीज को जो बस हिम्मत होने की वजह से ये सब हो रहा है। उम्मीद है हमारा जो इसे कोशिश चल रही है, हमारे अमानुल्लाह साहब और हमारे बेंगलुरु से मुहिब साहब भी आकर हैं, सब एक टीम बनकर जो काम किए है इसका रिफ्लेक्शन जरूर होएगा, उम्मीद